वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 8 मैथ्स का 7th चैप्टर और इस चैप्टर की 2 वीडियोस अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। इस वीडियो में हम पेज नंबर 165 पे जो फिगर इट आउट है वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, सर्कल द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑफ प्रोपोर्शन दैट आर ट्रू। तो वो स्टेटमेंट्स जहां पर प्रोपोर्शन को सही दिखाया गया है यानी ट्रू दिखाया गया है उसको आपको सर्किल कर देना है। रेशियोज प्रपोर्शन में कब होते हैं इसके बारे में तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया है कि जैसे हमारे पास 2 रेशियो है तो अगर वो दोनों रेशियो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में सेम आ जाते हैं तब वो रेशियोज प्रपोर्शन में होंगे। तो चलो एक एक करके चेक करते हैं। फर्स्ट वाले की बात कर लें तो हमको यहाँ पर 2 रेशियो दिया है और बीच में डबल कॉलन यानी प्रोपोर्शनल का सिंबल बना है। तो चलिए हम चेक करते हैं कि क्या ये दोनों जो रेशियो हैं वो प्रोपोर्शनल है कि नहीं। उसके लिए हमको क्या करना होगा, दोनों रेशियोज को अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना होगा। तो पहला रेशियो है 4:7, ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 4 और 7 दोनों को डिवाइड कर सके 1 के अलावा, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। दूसरा रेशियो जो हमारे पास है 12:21, ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। देख सकते हो दोनों ही नंबर 3 से डिविजिबल है। तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 4s are 12, 3 7s are 21। अब ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है और यहाँ पर देख सकते हो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के बाद दोनों रेशियो बिल्कुल सेम आ गए। तो मतलब ये दोनों प्रोपोर्शनल है। तो ये जो स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है वो सही है। तो अगर सही है तो हम क्या करेंगे, ऐसे सर्किल बना देंगे। अगर इसको प्रॉपर वे में लिख के दिखाना चाहते हो तो इस तरह से कर सकते हो। पहले लिख देना सिंपलेस्ट फॉर्म, पहला वाला रेशियो तो वैसे ही रहेगा, दूसरे वाले रेशियो को जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए तो 4:7 आ गया। बोथ द रेशियोज आर सेम देयरफॉर स्टेटमेंट इज ट्रू। लेकिन यहाँ पर इस तरह से हमको करने को कहा नहीं है। सिंपल आपको ये चेक कर लेना है कि प्रोपोर्शनल है कि नहीं है, तो सर्किल कर दो। लेकिन अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो रेशियोज दिए हैं आप इनको चेक करो कि प्रोपोर्शनल है कि नहीं, तो फिर इस तरह से आप लिख के दिखा सकते हो। अब इसी तरह से सेकंड वाला देखो, पहला रेशियो है 8:3, ये ऑलरेडी अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। दूसरा है 24:6, देख के ही लग रहा है यार दोनों ही जो नंबर है यानी दोनों ही जो टर्म है वो 6 से डिविजिबल है। तो डिवाइड कर लो, 6 4s are 24, 6 1s are 6। अब देखो पहला रेशियो है 8:3, दूसरा आ रहा है 4:1, सेम नहीं है ना, तो ये प्रोपोर्शनल नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो साइन लगा हुआ है, मतलब ये बात गलत है, फॉल्स है। तो हमको सिर्फ ट्रू वाले में सर्किल करना है, तो सेकंड वाले में हम कुछ नहीं करेंगे। अब थर्ड वाला देख लो, पहला रेशियो है 7:12 और दूसरा है 12:7। दोनों ही अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है लेकिन दोनों सेम नहीं है। 7:12 अलग है, 12:7 अलग है। ऐसे मत देखना कि दोनों में तो 7 और 12 आ रहा है। यहाँ पर पहला वाला 7 है, यहाँ पर बाद वाला 7 है। तो अगर कोई रेशियो हमको दिया हो और उसके टर्म्स को हम स्वैप कर दें, जैसे 7:12 है, 12 को अगर हम पहले लिख दें 7 को बाद में लिख दें तो रेशियो बन जाएगा 12:7। तो स्वैप करने के बाद जो रेशियो बनेगा और जो पहले रेशियो था वो आपस में प्रोपोर्शनल नहीं होते। तो इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि भाई ये जो रेशियो है इसी के टर्म को स्वैप करके ये बनाया गया, तो ये आपस में प्रोपोर्शनल नहीं होते। फोर्थ वाला है 21:6, ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, लोएस्ट फॉर्म में ले आओ, 3 से डिवाइड हो जाएगा ये। 3 7s are 21, 3 2s are 6। दूसरा वाला रेशियो है 35:10, ये दोनों ही 5 से डिविजिबल है। मतलब हमको HCF से डिवाइड करना होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए, तो चाहे आप HCF निकाल के फिर डिवाइड कर लो या फिर आप कई बार डिवाइड करते जाओ जब तक कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में ना आ जाए। तो यहाँ से देख के लग रहा है कि यार 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो पहले डिवाइड कर लेते हैं, फिर और अगर डिवाइड होगा तो और कर लेंगे। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 7s are 35, 5 2s are 10। देख सकते हो दोनों ही जो रेशियो वो सेम आ रहे हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसीलिए ये दोनों रेशियो भी प्रोपोर्शन में है। फिफ्थ वाला है 12:18, 6 से डिवाइड हो जाएगा ये, 6 2s are 12, 6 3s are 18। 28:12, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 7s are 14, 2 6s are 12। एक बार और 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 7s are 14, 2 3s are 6। मैं इसको एक बार में 4 से भी कर सकता था, लेकिन जस्ट मैं आपको ही दिखा रहा हूँ कि पहले नज़र में जो आपको दिख जाए कि हाँ यार इससे डिवाइड होगा तो एक बार कर लो। तो डिवाइड किया तो है 14:6, अगेन फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा तो फिर से कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर देख सकते हो दोनों ही जो रेशियो है वो सेम नहीं आ रहे हैं, इसीलिए ये प्रोपोर्शन में नहीं है। इसी तरह से सिक्स्थ वाले में पहला रेशियो है 24:8, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, डायरेक्ट 8 ही से कर लेते हैं। 8 3s are 24, 8 1s are 8। दूसरा है 9:3, ये दोनों 3 से डिवाइड हो जाएंगे, 3 3s are 9, 3 1s are 3। देख सकते हो दोनों ही रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में सेम आ रहे हैं, तो मतलब ये जो रेशियोज हैं वो भी प्रोपोर्शन में हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, गिव 3 रेशियोज दैट आर प्रोपोर्शनल टू 4:9। 3 रेशियोज आपको बताने जो 4:9 के प्रोपोर्शनल है। किसी भी गिवन रेशियो के प्रोपोर्शनल अगर हमको रेशियो बताना होता है तो उस गिवन रेशियो में कोई नंबर मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब दोनों ही टर्म में वही सेम नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कोई भी नंबर जो भी आपके माइंड में आए मल्टीप्लाई कर सकते हो। चलो सिंपल रखते हैं,
एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों ही टर्म में 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 ज़ार 8, 2 9 ज़ार 18। चलो 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 3 ज़ार 12, 9 3 ज़ार 27। चलो एक बार 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं या 5 मल्टीप्लाई कर देते हैं, कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, 10 मल्टीप्लाई कर दो, 4 5 ज़ार 20, 5 9 ज़ार 45। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द मिसिंग नंबर्स फॉर दीज रेशियोज दैट आर प्रोपोर्शनल टू 18:24। एक रेशियो आपको दे दिया 18:24, नीचे जो आप देख रहे हो रेशियोज जहां पर एक टर्म मिसिंग है वो इस गिवन रेशियो के प्रोपोर्शनल है। अभी जैसा सेकंड वाले क्वेश्चन मैंने आपको बताया, अगर रेशियोज आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं तो एक रेशियो में अगर हम कोई चीज़ मल्टीप्लाई करें तो दूसरा रेशियो हमको मिल जाएगा। तो अब जो गिवन रेशियो है उसको अगर हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लें, अब फर्स्ट वाले की अगर बात कर लें तो ये है 3:2, क्या आए वही तो हमको बताना है। तो इस 18/24 में कोई नंबर हमको मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, और हमको दूसरा रेशियो मिल जाएगा, यानी 3:2 क्या है नहीं पता, तो डिनोमिनेटर में कुछ आएगा, अभी हमको नहीं पता। अब यहाँ पर देखो 18 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें कि 3 आ जाए, यानी 18 में क्या मल्टीप्लाई कर दें, इस बॉक्स में क्या आ जाए कि हमको 3 आंसर मिल जाए। 18 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो इस बॉक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/18। सॉल्व करोगे तो 3 1 ज़ार 3, 3 6 ज़ार 18 आ जाएगा 1/6, यानी 18 को आपको 1/6 से मल्टीप्लाई करना होगा तब आपको 3 मिलेगा। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि हमको 6 से डिवाइड करना होगा। भाई 18 को हम 1/6 से मल्टीप्लाई करें, 6 1 ज़ार 6, 6 3 ज़ार 18 तो 3 आएगा, या फिर 18 को हम 6 से डिवाइड कर लें तो भी 3 आएगा। तो 18 में 1/6 मल्टीप्लाई करें हैं तो 24 में भी 1/6 मल्टीप्लाई करेंगे, या हम कह सकते हैं 24 को भी 6 से डिवाइड करेंगे, तो 6 4 ज़ार 24, तो मतलब यहाँ पर आएगा 4। अब दूसरा वाला देखो, गिवन रेशियो है 18:24, इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या मल्टीप्लाई कर दें कि हमको 12, दूसरा वाला हमको दिया नहीं तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो 18 में क्या मल्टीप्लाई कर दें कि 12 आ जाए, तो इस बॉक्स की वैल्यू क्या आएगी, 18 उधर चला जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 18, ये 6 से डिवाइड हो जाएगा, 6 2 ज़ार 12, 6 3 ज़ार 18, तो बॉक्स की वैल्यू आ गई 2/3, यानी 18 को 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 12 मिला है। वही सेम चीज़ हम 24 में भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 1 ज़ार 3, 3 8 ज़ार 24, 8 2 ज़ार 16, तो यहाँ पर आ जाएगा 16। अब थर्ड वाला देखो, जो गिवन रेशियो है वो 18:24, जो हमको फाइंड आउट करना है उसका पहला टर्म दिया है, दूसरा टर्म हमको नहीं दिया, तो पहले हम ये देख लेंगे कि 18 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर देंगे 20 आ जाए। तो इस बॉक्स की वैल्यू निकालने के लिए 20 डिवाइडेड बाई 18 कर देंगे, 2 10 ज़ार 20, 2 9 ज़ार 18, यानी हमको 10/9 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 18 में बेसिकली 10/9 मल्टीप्लाई हुआ जो 20 आया, तो यही 10/9 हम 24 में भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ार 9, 3 8 ज़ार 24। अब फर्दर सॉल्व होगा नहीं, तो 8 10 ज़ार 80/3 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 80/3, या इसको डिवाइड करके आप डेसिमल में भी ला सकते हो, नहीं तो ऐसे फ्रैक्शन में ही रहने दो, आंसर तो आ ही गया ना हमारा। अब लास्ट वाला देखो, गिवन रेशियो है 18:24, हमको फाइंड आउट करना है 27:2 क्या होगा, तो 18 में क्या मल्टीप्लाई कर दें कि 27 मिल जाए, तो वो चीज़ की वैल्यू आएगी 27, 18 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा, 9 2 ज़ार 18, 9 3 ज़ार 27, तो आ जाएगा 3/2। मतलब 18 में हमने 3/2 को मल्टीप्लाई किया जो हमको 27 मिला है, तो वही सेम चीज़ 24 में भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ार 2, 2 12 ज़ार 24, 12 3 ज़ार 36, तो यहाँ आ जाएगा 36। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, लुक एट द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। तो नीचे जो आपको रेक्टेंगल्स दिए उसको आप देखो, विच रेक्टेंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। कौन से रेक्टेंगल्स ऐसे हैं जो एक दूसरे के सिमिलर हैं। अब ये सिमिलर का मतलब क्या होता है, पहले ये समझो। देखो, ऐसी फिगर्स जो दिखने में एक जैसी हो उसको हम सिमिलर फिगर्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर रेक्टेंगल की बात हो रही है, तो ऐसे रेक्टेंगल्स जो देखने में एक जैसे लग रहे हैं, साइज कम ज़्यादा भले ही हो लेकिन दिखने में एक जैसे, यानी उनका शेप एक जैसा हो, वो सिमिलर होंगे। अब एक चीज़ और इसमें याद रखना कि अगर किसी फिगर को हम रोटेट कर दें, घुमा दें, टर्न कर दें, या उसको फ्लिप कर दें, पलट दें, तो सिमिलैरिटी चेंज नहीं होती। जैसे एक रेक्टेंगल मैंने बनाया, अब इस रेक्टेंगल को अगर मैं रोटेट कर दूं, ऐसे घुमा दूं, तो ये ऐसे हो जाएगा। अब ये दोनों जो रेक्टेंगल हैं ये सिमिलर होंगे। हम ये नहीं कह सकते कि इसकी हाइट ज़्यादा है, इसकी हाइट कम है, इसकी विड्थ कम है, इसकी विड्थ ज़्यादा है, तो ये सिमिलर कैसे हो गया। सेम रेक्टेंगल है, उसी को जस्ट हमने रोटेट किया है। अब इसी रेक्टेंगल को हम ऐसे रोटेट कर दें, यानी इस तरह से तिरछा कर दें, तो भी ये तीनों जो रेक्टेंगल है वो सिमिलर होंगे। तो रोटेट करने से, फ्लिप करने से
सिमिलैरिटी चेंज नहीं होती। हाँ, तो यहाँ बताओ कौन से रेक्टेंगल आपको सिमिलर लग रहे हैं। तो अगर सिर्फ देख के बात करें तो हमको ए सी डी ई ये चारों ही सिमिलर लग रहे हैं, लेकिन क्या एक्चुअल में ये सिमिलर हैं, ये तो हमको मेजरमेंट करने के बाद ही पता चलेगा। यू कैन वेरीफाई दिस बाई मेजरिंग द विड्थ एंड हाइट यूजिंग अ स्केल एंड कंपेयरिंग दियर रेशियोज। अब आपको जो भी लग रहा है उसको आप वेरीफाई कर सकते हो। कैसे? जो रेक्टेंगल्स दिए हैं उनकी विड्थ और हाइट को मेजर कर लो स्केल से, फिर उनके रेशियोज को कंपेयर कर लो। अब इसमें एक कन्फ्यूजन ये आता है कि किसको विड्थ माने किसको हाइट माने। अगर हमको कोई रेक्टेंगल दिया है और उसकी लेंथ और विड्थ की बात हो रही है तो हॉरिजॉन्टल वाला लेंथ होता है और वर्टिकल वाला विड्थ होता है। मतलब ये हो जाएगी लेंथ और ये हो जाएगी विड्थ। लेकिन अगर लेंथ और विड्थ की बात ना हो के विड्थ और हाइट की बात हो रही हो, तब उस केस में जो वर्टिकल है वो हाइट होता है। मतलब ये हाइट होगा और ये विड्थ हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हो दोनों ही रेक्टेंगल एक ही जैसे हैं। लेफ्ट वाले में ये विड्थ है और राइट वाले में ये विड्थ है, तो इससे कन्फ्यूजन होती है यार विड्थ किसको माने। तो जैसा मैंने आपको बताया, अगर रेक्टेंगल में लेंथ और विड्थ की बात कर रहा है तो हॉरिजॉन्टल वाले को लेंथ मान लो, वर्टिकल वाले को विड्थ मान लो। अगर रेक्टेंगल के विड्थ और हाइट की बात हो रही है, यानी जैसे कोई क्वेश्चन दिया है उसमें लिखा है कि एक रेक्टेंगल है उसकी विड्थ ये है, हाइट ये है, तो अगर विड्थ और हाइट की टर्म्स में बात कर रहा है तो हॉरिजॉन्टल वाला विड्थ हो जाएगा, वर्टिकल वाला हाइट हो जाएगा। अब बात आती है अगर रेक्टेंगल तिरछा हो तब क्या होगा। तो अगर इस तरह से टेढ़ा सा रेक्टेंगल है तब क्या करें। तो ऐसे केस में किसी को भी आप लेंथ विड्थ हाइट मान सकते हो। मतलब चाहे तो आप इसको लेंथ मान लो, इसको विड्थ मान लो, या फिर इसको लेंथ मान लो, इसको विड्थ मान लो। इसी तरह से अगर आपको विड्थ और हाइट दी है तो चाहे इसको विड्थ मान लो, इसको हाइट मान लो, या इसको विड्थ मान लो, इसको हाइट मान लो, कुछ भी मान सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ओरिएंटेशन स्लांटिंग है, तिरछा है। अब यहाँ पर जो रेक्टेंगल्स आपको बना के दिया है उसमें कुछ रेक्टेंगल सीधे हैं, कुछ टेढ़े हैं। तो सवाल उठता है किसको विड्थ माने, किसको हाइट माने, और कैसे कंपेयर करें, कैसे रेशियो निकालें। तो एक सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर कंपैरिजन के लिए आप विड्थ और हाइट का यूज़ ना करो, बल्कि लॉन्गर साइड और शॉर्टर साइड इस टर्म्स में आप रेशियो बनाओ। तो वहाँ से आपके लिए कंपैरिजन ईजी हो जाएगा, वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा किसको विड्थ माने किसको हाइट माने। मान लो ए वाले में आपने ये हाइट मान ली, इसको विड्थ मान लिया, ई वाले में आपने इसको हाइट मान लिया, इसको विड्थ मान लिया, तो रेक्टेंगल सिमिलर होने के बाद भी आपका रेशियो गलत आ जाएगा। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि जो रेक्टेंगल्स हमको दिए हैं उनकी साइड लेंथ को मेज़र कर लेंगे स्केल का यूज़ करके। अब जैसा कि आप जानते होंगे कि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड की लेंथ इक्वल होती है, तो अगर हमने ये वाले साइड की वैल्यू निकाल ली तो वो इसके इक्वल होगा। इसी तरह से अगर हमने ये वाला साइड मेज़र कर लिया तो सेम लेंथ इस वाले साइड की भी होगी। तो इस तरह से हर रेक्टेंगल में हमको दो साइड का मेजरमेंट लेना है, एक लॉन्ग वाला, दूसरा शॉर्ट वाला। तो यहाँ पर मैंने स्केल का यूज़ करके मेजरमेंट ले लिया है। ए वाले रेक्टेंगल में लॉन्गर साइड की लेंथ आप देख सकते हो कितनी आ रही है, 1.8। एक एंड हमने 0 पे रख दिया, दूसरा कहाँ पे आ रहा है, ये हो गया 1 सेंटीमीटर। आगे चलते चले जाएंगे, ये 8th वाली जो लाइन है वहाँ पास आ रहा है। मतलब ये वाला जो साइड है ए वाले रेक्टेंगल का वो है 1.8 सेंटीमीटर का। अब इसी तरह से ये छोटा वाला साइड आप मेज़र करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो ये इस वाली लाइन तक आ रहा है, यानी 6th वाली लाइन। तो ये कितना है, 6 मिलीमीटर, या हम कह सकते हैं 0.6 सेंटीमीटर। तो चाहे आप मिलीमीटर से वैल्यू लिखो या सेंटीमीटर में, लेकिन एक ही यूनिट में रखना। अगर सेंटीमीटर लेके चल रहे हो तो सब सेंटीमीटर ही में रखना, अगर मिलीमीटर में रख रहे हो तो मिलीमीटर में ही। हाँ, तो ये वाला साइड है 1.8 सेंटीमीटर का और ये है 0.6 सेंटीमीटर। इसी तरह से बी का ये साइड है 1.8 सेंटीमीटर और वर्टिकल वाला है 1.2 सेंटीमीटर। सी का लॉन्गर साइड है 5 सेंटीमीटर और शॉर्टर साइड है 2 सेंटीमीटर। डी का लॉन्ग वाला साइड है 3.9 सेंटीमीटर और शॉर्टर साइड है 1.3 सेंटीमीटर। अब ई का जो मेज़रमेंट है, चलिए मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि अक्सर जगह ई का मेज़रमेंट गलत दिया गया है, जिसकी वजह से इसका जो आंसर है वो रॉन्ग आ रहा है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो, ई का जो लॉन्ग वाला साइड है, लंबा वाला साइड है, उसकी लेंथ क्या आ रही है। एक एंड हमने 0 पे रख दिया, दूसरा कहाँ पे आ रहा है, देख सकते हो ये 1 है। ऐसे चलते चले जाएंगे, ये 7 वाली लाइन पे आ रहा है ना, यानी लॉन्ग वाली जो साइड है उसकी लेंथ है 1.7 सेंटीमीटर। अब इसी तरह से शॉर्ट वाला साइड देखो, जो छोटा वाला साइड है उसकी लेंथ कितनी आ रही है, ये 0 है, ये 1 वाली लाइन है, 1 सेंटीमीटर से कम है, आप देख सकते हो। तो ये वाला एंड कहाँ पे आ रहा है, ये 7 पे आ रहा है, यानी 0.7 सेंटीमीटर, या हम कह सकते हैं 7 मिलीमीटर। तो लॉन्ग वाला साइड है 1.7 सेंटीमीटर और शॉर्ट वाला साइड है 0.7 सेंटीमीटर। अब चलिए रेशियो की बात कर लेते हैं। रेशियो किसका निकालेंगे, विड्थ और हाइट का नहीं, क्योंकि फिर ये होगा ना किसको विड्थ माने किसको हाइट माने।
लॉन्गर साइड वर्सेस शॉर्टर साइड, इसका रेशियो निकाल लेंगे। लॉन्गर साइड इज टू शॉर्टर साइड। आप ऐसा भी कर सकते हो कि जो लॉन्गर साइड है उसको विड्थ मान लो और शॉर्टर साइड को हाइट मान लो, या उल्टा कर लो। अगर आप यही चाहते हो कि हमको विड्थ और हाइट के फॉर्म में ही रेशियो बनाना है तो ऐसा कर सकते हो, लेकिन आपको ये फिक्स करना होगा कि भाई लॉन्गर वाला साइड विड्थ है कि हाइट है, शॉर्टर वाला साइड विड्थ है कि हाइट है, वही सब में कॉमन रखना, अदरवाइज रेशियो गलत हो जाएगा। तो ए की बात कर लें तो ए का लॉन्ग वाला जो साइड है वो 1.8 है, शॉर्ट वाला है 0.6। पहले आप ये देखो 1.8 सेंटीमीटर होता है 18 मिलीमीटर, इसी तरह 0.6 सेंटीमीटर होता है 6 मिलीमीटर। तो 18:6 बन गया, आप 6 से डिवाइड कर लो, 6 3 ज़ा 18, 6 1 ज़ा 6। तो ए का जो रेशियो है सिंपलेस्ट फॉर्म में वो आ गया 3:1। इसी तरह से बी का निकाल लेते हैं। तो लॉन्ग वाला साइड है 1.8, शॉर्ट वाला है 1.2। अब इसका डेसिमल अभी भूल जाओ, क्योंकि अगर मिलीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो डेसिमल वैसे ही हट जाएगा। तो बेसिकली 18 और 12 हमको दिया है, अगेन दोनों 6 से डिवाइड हो जाएगा, 6 3 ज़ा 18, 6 2 ज़ा 12। सी की बात कर लें तो लॉन्ग वाला साइड है यहाँ पर 5 और शॉर्ट वाला है 2। ये तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो आगे कुछ करना नहीं है। डी की बात कर लें तो इसमें लॉन्ग वाला साइड है 3.9 सेंटीमीटर और शॉर्ट वाला साइड है 1.3 सेंटीमीटर। मिलीमीटर में अगर कन्वर्ट करोगे तो 39:13 आ जाएगा। अब दोनों 13 से डिविजिबल है, 13 1 ज़ा 13, 13 3 ज़ा 39 होता है। तो 13 3 ज़ा 39 13 1 ज़ा 13, तो ये रेशियो आ जाएगा 3:1। अब ई वाले की बात कर लेते हैं तो इसमें लॉन्ग वाला जो साइड है वो है 1.7 और शॉर्ट वाला साइड है 0.7। सेंटीमीटर्स में वैल्यू है, अगर मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो रेशियो बन जाएगा 17:7। ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, फर्दर सॉल्व नहीं होगा। अब यहाँ पर आप देख के बताओ कि कौन से ऐसे रेशियोज हैं जो कि सेम आ रहे हैं अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो एक आपको ये ए वाला मिलेगा, दूसरा डी वाला मिलेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ये कि जो रेक्टेंगल ए है और डी ये सिमिलर है। अब कुछ लोग ए और ई को सिमिलर कराने के चक्कर में पड़े हैं, उसके लिए उन्होंने ई के मेजरमेंट को गलत कर दिया। लॉन्ग वाला जो साइड है ई का वो एक्चुअल में 1.7 सेंटीमीटर है, लेकिन ज़बरदस्ती उसको 1.8 कर रहे हैं। और शॉर्ट वाला साइड मैंने आपको इमेज में दिखाया कि वो 0.7 आ रहा है, उसको ज़बरदस्ती 0.6 किया जा रहा है ताकि रेशियो बनाया जा सके 3:1 का। तो ऐसा नहीं है, एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ई का जो छोटा वाला साइड है उसको आप देखो, ये 7 वाली लाइन तक आ रहा है, 6 वाली लाइन यहाँ पर है, काफ़ी छोटा हो जाएगा ये। तो ये 0.7 ही है, 0.6 नहीं होगा ये। इसी तरह से आप लेंथ का भी देख लो कि ये वाली जो लाइन है यहाँ तक आ रहा है, इसको 1.8 नहीं कर सकते। 8 वाली लाइन ये है, अगर रेक्टेंगल यहाँ तक होता तब ये आता। तो मैंने बहुत ही प्रिसाइजली इसका मेजरमेंट लिया है, तो एक्चुअल जो वैल्यू है वो मिल रही है। तो इस तरह से आप आंसर में लिख के दिखा देना और यहाँ पर एक फाइनल लाइन लिख देना, रेक्टेंगल ए एंड डी आर सिमिलर। तो ये इसका प्रॉपर आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, लुक एट द फॉलोइंग रेक्टेंगल, कैन यू ड्रॉ अ स्मॉलर रेक्टेंगल एंड अ बिगर रेक्टेंगल विद द सेम विड्थ टू हाइट रेशियो इन योर नोटबुक्स। अब यहाँ पर आपको एक रेक्टेंगल दिया है, क्या आप इससे छोटा एक रेक्टेंगल और इससे एक बड़ा रेक्टेंगल बना सकते हो जिसके विड्थ और हाइट का जो रेशियो है वो सेम हो। अब यहाँ पर बिल्कुल सीधा सा रेक्टेंगल दिया हुआ है, तो जो वर्टिकल है वो हाइट हो जाएगा और हॉरिजॉन्टल वाला विड्थ हो जाएगा। यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि किसको विड्थ माने किसको हाइट माने। हाँ, तो आपको इस रेक्टेंगल से एक छोटा और एक बड़ा रेक्टेंगल बनाना है जिसके विड्थ और हाइट का जो रेशियो है वो सेम हो। तो विड्थ है 3.5 सेंटीमीटर और हाइट को मेज़र करोगे तो आएगा 2.1 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम विड्थ इस टू हाइट का रेशियो निकाल लेते हैं। तो विड्थ है 3.5 सेंटीमीटर और हाइट है 2.1 सेंटीमीटर। तो रेशियो हमारे पास ये आ गया। अगर हमको स्मॉलर रेक्टेंगल बनाना है तो विड्थ और हाइट को छोटा करना पड़ेगा, मतलब इसी रेशियो में कोई सेम नंबर दोनों टर्म से डिवाइड हो जाए तो रेशियो छोटा हो जाएगा। पहले एक काम करते हैं, ये डेसिमल वाला झंझट खत्म करते हैं। सेंटीमीटर्स में जो वैल्यू है ना उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि डेसिमल को देख के ही कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे करेंगे, क्या डिवाइड करें, क्या मल्टीप्लाई करें, डेसिमल कहाँ लगेगा। तो डेसिमल वाला झंझट खत्म ही कर देते हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू हमने सेंटीमीटर में लिखी थी इसको मिलीमीटर्स में लिख लेते हैं। तो हाइट है 21 मिलीमीटर और विड्थ है 35 मिलीमीटर। तो यहाँ रेशियो क्या बन जाएगा, 35:21। अब ये जो रेशियो बना है इसको और हम छोटा कर सकते हैं। देख सकते हो दोनों ही 7 से डिविजिबल है, तो इस रेशियो के दोनों ही टर्म को हम 7 से डिवाइड कर लेते हैं। 7 5 ज़ा 35, 7 3 ज़ा 21। मतलब एक रेक्टेंगल हम ऐसा बना सकते हैं जिसकी विड्थ हो 5 मिलीमीटर और हाइट हो 3 मिलीमीटर।
लेकिन 5 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर ये काफ़ी छोटी वैल्यू हो गई, बहुत छोटा सा रेक्टेंगल बनेगा। तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो हम ऐसा कर सकते हैं, इस रेशियो में 2 मल्टीप्लाई कर दें, तो उस केस में रेशियो क्या बन जाएगा 10:6। या आप ऐसा कर सकते हो कि 3 मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 3 ज़ा 15 और 3 3 ज़ा 9। अब इसी तरह से 4 5 6 इनमें से किसी से भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो इस 5:3 को। बस 7 या उससे ज़्यादा से मल्टीप्लाई ना करना, क्योंकि 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आपको मिल जाएगा। हमको इससे छोटा बनाना और एक बड़ा बनाना है। तो छोटा बनाने के लिए इस वाले रेशियो को हम 2 से लेके 6 तक किसी से भी मल्टीप्लाई कर दें। तो चलो एक काम करते हैं, 6 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर इस रेशियो को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 6 5 ज़ा 30 और 6 3 ज़ा 18। तो आप ऐसे लिख देना स्मॉलर रेक्टेंगल, और एक रेक्टेंगल ऐसे ड्रॉ कर देना जिसकी विड्थ हो 30 मिलीमीटर यानी 3 सेंटीमीटर और हाइट हो 18 मिलीमीटर यानी 1.8 सेंटीमीटर। तो ये स्मॉलर वाला रेक्टेंगल बन गया। इसी तरह से बिगर रेक्टेंगल की बात कर लें, तो ये जो रेशियो हमने निकाला है 5:3, इसी में ऐसा कोई नंबर मल्टीप्लाई कर दो कि इसकी वैल्यू 35:21 से बड़ी आ जाए। मतलब इस वाले रेक्टेंगल से बड़ा हमको रेक्टेंगल बनाना है ना, और इसका मेजरमेंट है 35 और 21, तो इससे बड़ी वैल्यू आ जाए। तो एक काम करते हैं, 5:3 में हम 10 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा 50:30। तो एक रेक्टेंगल आप ऐसे ड्रॉ कर देना जिसकी विड्थ हो 50 मिलीमीटर और हाइट हो 30 मिलीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर विड्थ और 3 सेंटीमीटर हाइट। तो इसके आंसर में सबसे पहले तो आप ये लिख देना, यस वी कैन। हम स्मॉलर और बिगर रेक्टेंगल बना सकते हैं जिसकी विड्थ और हाइट का रेशियो वही हो जो यहाँ पर हमको दिया हुआ है। कंपेयर योर रेक्टेंगल्स विद योर क्लासमेट्स ड्राइंग। अब आपने जो ड्रॉ किया है उसको अपने क्लासमेट से कंपेयर करो, देखो उसने क्या बनाया है। आर ऑल ऑफ देम द सेम, क्या सारे ही जो रेक्टेंगल है वो सेम है, मतलब क्या जैसा आपने बनाया वैसा ही आपके क्लासमेट ने भी बनाया है। इफ़ दे आर डिफरेंट फ्रॉम योर्स कैन यू थिंक वाई। अगर आपके क्लासमेट्स का जो रेक्टेंगल है वो डिफरेंट है तो क्या आप सोच सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वो लोग गलत हैं। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो गिवन रेक्टेंगल है, जब इसका रेशियो हमने निकाला तो है 5:3। अब इसमें हम कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करके रेक्टेंगल्स ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब अगर इसमें आप 2 मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 10:6। मतलब एक रेक्टेंगल आप ऐसा बना सकते हो जिसकी विड्थ हो 10 और हाइट हो 6। इसी में अगर आप 3 मल्टीप्लाई कर दोगे 15:9 आ जाएगा। तो कोई सा भी नंबर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उससे हमको विड्थ और हाइट की वैल्यू मिल जाएगी। अब जैसे यहाँ पर मैंने 6 मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई किया। आपके क्लासमेट हो सकता है 2 3 4 5 इनमें से कुछ मल्टीप्लाई करें। इसी तरह से हो सकता है किसी ने 11 मल्टीप्लाई किया हो, 13 मल्टीप्लाई किया हो, 20 मल्टीप्लाई किया हो। तो अलग अलग साइज़ के रेक्टेंगल्स बन सकते हैं। तो आपके जो क्लासमेट्स हैं वो गलत नहीं है, उनके रेक्टेंगल का साइज़ अलग है लेकिन शेप सेम है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अगर आप क्लास 8 मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो उसके लिए मैं ओसवाल बुक्स को सजेस्ट करूंगा। ये काफ़ी अच्छी बुक है। इसके अंदर आपको हर चैप्टर के रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे, QR स्कैन करके वीडियोस देख सकते हो। इस तरह के माइंड मैप्स मिल जाएंगे जो आपको रिवीजन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। इन टेक्स्ट क्वेश्चन यानी चैप्टर के बीच बीच में जो क्वेश्चंस आते हैं उनके सोल्यूशंस आपको मिल जाएंगे पेज वाइज। फिर जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हो गए यानी फिगर इट आउट वाले क्वेश्चन, उनके सोल्यूशन आपको पेज वाइज मिल जाएंगे। आंसर्स का प्रेजेंटेशन काफी अच्छी तरीके से किया गया है। इसके साथ साथ जो कॉम्पिटेंसी या क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ये सारे मिल जाएंगे। तो चैप्टर 3 के अंदर टोटल मैंने काउंट किया तो इसके अंदर 82 क्वेश्चन है। लास्ट में आपको 2 प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाएंगे। अगर आपको इस बुक को परचेज करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उस लिंक पे आप क्लिक कर देना, बाय नाउ पे क्लिक कर देना, फिर यहाँ पर कूपन कोड USMAN10 टाइप करके अप्लाई पे क्लिक कर देना, तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, द फॉलोइंग फिगर शोज अ स्मॉल पोर्शन ऑफ अ लॉन्ग ब्रिक वॉल विद पैटर्न्स मेड यूजिंग कलर्ड ब्रिक्स। तो नीचे जो आपको फिगर दी है उसमें एक लंबी सी वॉल का छोटा सा पोर्शन दिया है, पूरी वॉल नहीं ड्रॉ है, उसका एक पोर्शन यानी उसका एक पार्ट ड्रॉ करके आपको दिया हुआ है, और उस वॉल में एक पैटर्न बनना है कलर्ड ब्रिक्स का यूज करके। जैसे ए वाले में आप देख सकते हो ग्रे वाली ब्रिक है, फिर रेड वाली, ग्रे वाली, फिर रेड वाली। तो यहाँ पर इस तरह से पैटर्न बनना है। ईच वॉल कॉन्टिन्यूज दिस पैटर्न थ्रू आउट द वॉल। अब हर वॉल में जो पैटर्न बनना है वो पूरी वॉल में कॉन्टिन्यू है। मतलब यहाँ पर तो हमको सिर्फ एक पोर्शन दिया हुआ है ना वॉल का। मतलब जैसे अगर ए वाले की बात कर लें तो इधर की तरफ भी वॉल चलती चली जाएगी, इधर भी आगे की तरफ है, तो पूरी वॉल में यही पैटर्न बनना है। वॉट इज द रेशियो ऑफ ग्रे ब्रिक्स टू कलर्ड ब्रिक्स। तो ग्रे ब्रिक्स और कलर्ड ब्रिक्स का आपको रेशियो बताना है। ट्राई टू गिव द रेशियोज इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। अब कोशिश करना कि जो रेशियो आप बता रहे हो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। इसका आंसर हम कैसे देंगे। अब इसमें कुछ बच्चों का क्वेश्चन ये था
कि क्या पूरी वॉल में जो ग्रे और रेड ब्रिक्स हैं उसको हमको काउंट करके तब रेशियो बनाना होगा, या जैसे यहाँ पर कह रहा है कि पैटर्न बनना है, और पैटर्न क्या होता है, बार बार कोई ब्लॉक रिपीट करता होता है, तो एक ब्लॉक उठा लें, उसके अंदर कितनी ग्रे ब्रिक है और कलर्ड वाली ब्रिक है, सिर्फ उसका रेशियो निकाल लें। तो बात यह है कि यहाँ पर पूरी वॉल आपको दी ही नहीं है। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, शोज अ स्मॉल पोर्शन ऑफ लॉन्ग ब्रिक वॉल, लंबी सी ब्रिक वॉल है, उसका एक छोटा सा पोर्शन आपको दिया है। तो पूरी वॉल बनी होती तब तो वहां हम काउंट कर सकते थे कि टोटल ग्रे वाले ब्रिक कितना है, टोटल कलर्ड वाले ब्रिक कितना है, और वहां से रेशियो निकाल लें। जब आपको पूरी वॉल दी ही नहीं है तो टोटल ब्रिक्स आप कैसे काउंट करोगे, और उसकी जरूरत भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर पैटर्न बनना है। एक ब्लॉक ऑफ पैटर्न में जो रेशियो बनेगा वही पूरी वॉल का भी रेशियो होगा। इसको एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। अब जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, ब्लैक और रेड कलर की डॉट का एक पूरा सीक्वेंस बनना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ब्लैक और रेड डॉट का रेशियो क्या है, इन ब्लैक इज टू रेड का रेशियो बताओ, तो 1 2 3 4 5 6, टोटल ब्लैक डॉट्स हैं 6, रेड डॉट्स हैं 3। सिंपलेस्ट फॉर्म में आप लाओगे तो आएगा 2:1। अगर आप यहाँ पर ध्यान दो तो ये जो डॉट का सीक्वेंस है वो एक पैटर्न बना रहा है, 2 ब्लैक डॉट 1 रेड डॉट, 2 ब्लैक डॉट 1 रेड डॉट, 2 ब्लैक 1 रेड। तो यहाँ पर पैटर्न बनना है ना, मतलब एक ब्लॉक है जो कि बार बार रिपीट कर रहा है। तो अगर एक ब्लॉक को हम उठा लें कहीं से भी, जैसे ये पहला वाला ब्लॉक हम ले लें, और यहाँ पर ब्लैक और रेड डॉट का क्या रेशियो है वो अगर हम निकाल लें, तो 2 ब्लैक है 1 रेड है, तो 2:1 यहाँ भी आ गया। तो देख सकते हो, चाहे पूरे सीक्वेंस को हम कंसीडर करें और वहाँ से रेशियो निकालें, या अगर पैटर्न बनना है उसका एक ब्लॉक उठा लें वहाँ से रेशियो निकालें, दोनों सेम है। अब क्योंकि यहाँ पर हमको पूरी वॉल बना के दिया ही नहीं है कि हम टोटल काउंट करते, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सा ब्लॉक है पैटर्न का जो कि बार बार रिपीट कर रहा है। बस उसी एक ब्लॉक को उठा लेंगे, उसी में हम ब्रिक्स को काउंट कर लेंगे, अपना काम हो जाएगा। तो अब ए वाला देखो, यहाँ पर ग्रे ब्रिक्स है, उसके बाद रेड ब्रिक्स, ग्रे ब्रिक्स फिर रेड ब्रिक्स, ग्रे फिर रेड, ग्रे फिर उसके बाद रेड, इस तरह से चलता चला जाएगा। तो मतलब ग्रे ब्रिक्स और रेड ब्रिक्स का जो एक ग्रुप है वो एक ब्लॉक है पैटर्न का। जैसे यहाँ से इसको मैं ऐसे अलग कर दूँ और यहाँ से ऐसे कट कर दूँ, फिर यहाँ से ऐसे अलग कर दूँ, तो देख सकते हो ये एक ब्लॉक हो गया, ये एक ब्लॉक हो गया, आगे भी ऐसे ही ब्लॉक चलेगा, मतलब आगे भी रेड ब्रिक आएगी, फिर पीछे की तरफ चलेंगे तो ये रेड हो गया, ग्रे वाला भी इस तरह से, फिर पीछे रेड, इस तरह से कुछ चलता जाएगा। तो बस एक ब्लॉक आप उठा लो ग्रे और रेड ब्रिक का, ये पूरा एक ब्लॉक बनाएगा, इसी में जस्ट काउंट कर लो। तो ए वाले की बात कर लें तो नंबर ऑफ ग्रे ब्रिक्स इन अ ब्लॉक ऑफ पैटर्न, यहाँ मैं पहले थोड़ा सा ब्लॉक को हाईलाइट कर देता हूँ कि एक ब्लॉक बेसिकली है क्या। तो ये पूरा एक ब्लॉक है जहाँ पर एक ग्रुप ग्रे वाली ब्रिक और एक ग्रुप रेड वाली ब्रिक का है। इसी तरह आगे भी देख सकते हो, ग्रे का ग्रुप फिर रेड का ग्रुप, तो ये पूरा एक ब्लॉक बनाएगा। यानी वो सेम चीज़ जो बार बार रिपीट कर रही वो एक ब्लॉक है। तो यहाँ पर ग्रे ब्रिक कितने हैं काउंट कर लो, फर्स्ट रो में 2 है, सेकेंड रो में 3 है और लास्ट रो में 4 है, तो 2 + 3 + 4 आ जाएगा 9। इसी तरह से रेड वाले ब्रिक को काउंट कर लो, 3 4 5 6। नंबर ऑफ रेड ब्रिक्स इन अ ब्लॉक ऑफ पैटर्न कितना है, 6 है। रेशियो ऑफ ग्रे ब्रिक्स टू कलर्ड ब्रिक्स, तो ग्रे ब्रिक टू कलर्ड ब्रिक्स का है ना, मतलब पहले ग्रे ब्रिक का लिखेंगे फिर कलर्ड ब्रिक्स का लिखेंगे। तो ग्रे ब्रिक्स है 9, कलर्ड ब्रिक्स है 3, ये दोनों 3 से डिविजिबल है, 3 3 = 9, 3 2 = 6, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया 3:2। तो ये ए वाले पार्ट का आंसर हो गया। अब चलिए बी वाला देखते हैं। इसमें आप देख सकते हो ये ब्राउन कलर की ब्रिक्स का यूज़ करके एक डिज़ाइन बनना है जो बार बार रिपीट कर रहा है, मतलब यही जो ब्राउन वाला डिज़ाइन है ये पैटर्न के हर एक ब्लॉक में आएगा। तो अगर हम ऐसा करें कि यहाँ से ऐसे इसको कट कर दें, फिर यहाँ पर, इधर और ये यहाँ पर, ये ऐसे अगर मैं लाइन ड्रॉ कर दूँ तो आप देख सकते हो यही जो ब्लॉक है वही रिपीट कर रहा है, मतलब जैसा ये है सेम उसी तरह से ये भी है, फिर ये यही चीज़ बार बार रिपीट कर रही कि नहीं। अच्छा, इस डायग्राम में थोड़ा सा एक मिस्टेक भी है, जैसा कि आप देख सकते हो ब्राउन कलर की ब्रिक का यूज़ करके जो डिज़ाइन बन रहा है वो आपस में कनेक्टेड है, मतलब यहाँ पर देख सकते हो दोनों डिज़ाइन कनेक्टेड है, बिल्कुल ब्रिक अगल बगल लगा हुआ है, लेकिन इधर ये वाला भी ब्राउन होना चाहिए था जो कि नहीं है, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक है। बट खैर यहाँ पर आपने देख लिया कि जो मैंने लाइन ड्रॉ की है यही पार्ट बार बार रिपीट कर रहा है, तो एक ब्लॉक हम उठा लेंगे कहीं से भी क्योंकि सभी सेम है, कहीं भी काउंट कर लो आपको नंबर ऑफ ग्रे और ब्राउन ब्रिक्स सेम मिलेंगी। तो चलो जैसे हम यही वाला उठा लेते हैं, इसमें देख लेते हैं कि ग्रे वाली ब्रिक कितनी है। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, हाफ यहाँ पर हाफ यहाँ पर, मतलब टोटल ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड में 3 हो गया। इसी तरह नीचे भी देख सकते हो 1 2, ये तो फुल हो गया, ये दोनों हाफ है, हाफ हाफ 1 हो गया, मतलब 3 यहाँ पर। तो लेफ्ट साइड ऊपर 3 नीचे 3, तो टोटल लेफ्ट साइड 6 हो गया। इसी तरह से राइट भी काउंट करोगे टोटल आपको 6 मिल जाएगा, तो ये 12 हो गया। और बीच में भी ये ग्रे वाली ब्रिक है 1 2 3 4, तो 12 और 4 16 हो गया। नंबर ऑफ ग्रे ब्रिक्स इन अ ब्लॉक ऑफ पैटर्न ये कितना है,
16। अब ब्राउन वाली जो ब्रिक है यानी जो कलर्ड वाली ब्रिक है उसको काउंट कर लो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर ऑफ कलर्ड ब्रिक्स इन अ ब्लॉक ऑफ पैटर्न, ये कितना है 12। रेशियो ऑफ ग्रे टू कलर्ड ब्रिक्स, तो ग्रे है 16, कलर्ड है 12। ध्यान रखना हमको ग्रे टू कलर्ड का रेशियो बताना है, तो पहले ग्रे वाली वैल्यू लिखना फिर कलर्ड वाली, उल्टा ना कर देना वरना रेशियो गलत हो जाएगा। 16:12, ये दोनों 4 से डिविजिबल है, 4 4 16, 4 3 12, तो रेशियो आ गया 4:3। अच्छा, ये ए वाले में रेड की जगह आप कलर्ड ही लिख देना, क्योंकि रेड और ब्राउन की तो बात कर नहीं रहा, कलर्ड या ग्रे की बात कर रहा है। तो नंबर ऑफ कलर्ड ब्रिक इन अ ब्लॉक ऑफ पैटर्न क्या आ रहा है 6। तो ये इसका आंसर हो गया। सबसे पहले आपको क्या करना है, पैटर्न को ऑब्जर्व करना है, फिर देख लो कि पैटर्न में वो कौन सा ब्लॉक है जो बार बार रिपीट कर रहा है, वो क्या चीज है जो बार बार आ रही है, वही एक ब्लॉक उठा लो, उसी में ब्रिक्स को काउंट कर लो, रेशियो आपका बन जाएगा। तो ऐसे आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 7, लेट अस ड्रॉ सम ह्यूमन फिगर्स, मेजर योर फ्रेंड्स बॉडी, द लेंथ ऑफ देयर हेड, टॉर्सो, आर्म्स एंड लेंस। तो चलिए कुछ ह्यूमन फिगर को ड्रॉ करते हैं। अपने फ्रेंड की बॉडी के पार्ट्स को आप मेजर कर लो, मतलब उसका हेड, टॉर्सो, आर्म्स, लेंथ, ये 4 मेजरमेंट आपको लेना है। राइट द रेशियोज एज मेंशन्ड बिलो। अब आपको उसका रेशियो लिखना है जैसा आपको नीचे दिया है। अब वैसे तो आपको अपनी फ्रेंड की बॉडी का मेजरमेंट लेके तब ये वैल्यूज लिखनी है, लेकिन एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे करना है। तो पहला रेशियो दिया है हेड टू टॉर्सो का, तो अपने फ्रेंड का आप हेड मेजर कर लेना कि इसकी लेंथ क्या आ रही है। जैसे मान लो आपने मेजर किया और वैल्यू आई 20 सेंटीमीटर, तो इसमें लिख देना 20। फिर आपने उसका टॉर्सो मेजर किया तो आया 40, तो ये ऐसे 40 लिख देना। फिर टॉर्सो टू आर्म का रेशियो आपको बताना है, तो टॉर्सो तो हमने मेजर कर ही लिया 40, आर्म को जो आपने मेजर किया तो आया 60 सेंटीमीटर, तो यहाँ 60 लिख दिया। फिर टॉर्सो टू लेग का आपको रेशियो बताना है, तो टॉर्सो तो हमने मेजर ही कर लिया 40। अब ऐसे आप उसका लेग मेजर कर लेना, तो जैसे मान लो आ गया 80, तो ये रेशियोज आ गए। इसको चाहो तो आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट भी कर लेना, तो ये आ जाएगा 1:2, 2 2 4, 2 3 6, ये भी आ जाएगा 1:2। अब आगे क्या करना है, नॉ ड्रॉ अ फिगर विद हेड, टॉर्सो, आर्म्स एंड लेग्स विद इक्विवेलेंट रेशियोज एज अबव। अब एक फिगर आपको ड्रॉ करनी है जहां पर हेड, टॉर्सो, आर्म और लेग्स का जो रेशियो हो वो इसी के इक्विवेलेंट हो जो ऊपर हमने देखा। तो इस तरह से आप फिगर बना देना। मेजरमेंट क्या लोगे वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हेड टू टॉर्सो का रेशियो है 1:2 ना, तो आप एक काम करना, हेड की वैल्यू आप ले लेना 1 सेंटीमीटर, तो टॉर्सो की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, क्योंकि 1:2 का रेशियो है। अब टॉर्सो टू आर्म का रेशियो है 2:3, यानी अगर टॉर्सो 2 है तो आर्म आपको 3 रखना है। तो टॉर्सो तो हमारा 2 सेंटीमीटर है, तो आर्म को हम क्या रख लेते हैं 3 सेंटीमीटर। तो हेड टू टॉर्सो का रेशियो हो गया 1:2, टॉर्सो टू आर्म का हो गया 2:3। फिर टॉर्सो टू लेग की बात कर ले तो ये 1:2 है, मतलब लेग की जो लेंथ है वो टॉर्सो का डबल होना चाहिए। तो टॉर्सो हमने 2 सेंटीमीटर लिया है, तो लेग ले लेना आप 4 सेंटीमीटर, डबल लेना है ना। तो टॉर्सो टू लेग का रेशियो क्या हो जाएगा 2:4, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओगे तो 1:2, वही आ गया जो हमने यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये इस मेजरमेंट के साथ आप फिगर ड्रॉ कर लेना। डज द ड्राइंग लुक मोर रियलिस्टिक इफ द रेशियोज आर प्रोपोर्शनल। क्या जो ड्राइंग है वो ज़्यादा रियलिस्टिक लग रही है जब रेशियो हम प्रोपोर्शनल ले रहे हैं? क्यों और क्यों नहीं? तो हाँ बिल्कुल, अगर आप मेजरमेंट लेने के बाद उसी का प्रोपोर्शनल वैल्यूज़ लेके ड्राइंग बनाओगे तो जो ड्राइंग है वो ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगी। मतलब जैसे आपने अपने फ्रेंड का मेजरमेंट लिया ना, तो उसी जैसी वो ड्राइंग बनेगी। अदरवाइज ऐसा हो सकता है कि आर्म लंबा हो गया, लेग लंबा हो गया या छोटा हो गया। आपके फ्रेंड के आर्म, टॉर्सो, हेड और लेग की जो लेंथ है उसके अकॉर्डिंग फिगर नहीं बन पाएगी अगर आप प्रोपोर्शन नहीं लोगे तो ये फिगर इट आउट हमारा कंप्लीट हो गया। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। मैंने एक नया चैनल बनाया स्पेशली फॉर क्लास 8, वहाँ पर पार्ट 2 वाली बुक की वीडियोज़ आएंगी, तो उसको भी आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है।